हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो जैसे आपको फिजिबल लगे उस लैंग्वेज में आप रीड करके आंसर कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो आप वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका मिक्स टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर है जिसमें सिर्फ आप अपने आप को टेस्ट करें। इस तरह से मैंने क्वेश्चन पुट किए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ डिविडेंड ऑफ 40% इज डिक्लेयर ऑन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 हैविंग मार्केट प्राइस ₹50, देन द एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर विल बी। देखिए, डिविडेंड हुआ है 40%, डिक्लेयर फेस वैल्यू है 10 और मार्केट प्राइस क्या है 50। तो आपको बताना है एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, उसका 40%, 10 रुपीज का 40% क्या हो जाएगा, डिविडेंड आ गया आपका 4 रुपीज। अब आपको रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न क्या होगा, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये आपका क्या आ गया 8%, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, according to the Companies Act 2013, which clause is not the part of memorandum of association? इनमें से कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट नहीं है? नेम क्लोज है, नोवेशन क्लोज नहीं है, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इंडिकेट्स। सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट, सप्लाई, सेम सप्लाई कर्व, यह है क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस है, सप्लाई कर्व इस तरह से बनता है, ये आपका सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। सपोज आप इस पे पॉइंट पे थे और आप ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर ये चीज क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती, तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट सेम सप्लाई कर्व पर एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। और अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है, सपोज ये सप्लाई कर्व था ओरिजिनल और सप्लाई कर्व जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। देखिए, सेम प्राइस पे ये डिमांड थी, डाउनवर्ड में शिफ्ट हुआ तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई, और डिमांड निकल रहा है मेरे मुंह से, इंक्रीज इन सप्लाई। अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और अपवर्ड शिफ्ट हुआ अगर सप्लाई कर्व, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है, सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर शिफ्ट हुआ है तो डाउनवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन सप्लाई और अपवर्ड शिफ्ट क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द जेनरिक वैल्यू चेन। इनमें से कौन सी जेनरिक वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? इनबाउंड लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड ऑपरेशंस, ये प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइस प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रेकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। इस कमेटी ने 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए रेकमेंड किया था, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किसके पार्ट है, जॉब एनालिसिस की। ये बहुत सारे लेक्चरों में हम ऑलरेडी इसका डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, in which sampling method every member or item of a probability has an equal chance of selection। इनमें से किस में इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में।
सपोज आपने एक डाई को थ्रो किया तो डाई में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, तो सबके इक्वल चांसेस है, यानी कि हर एक आइटम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है। जजमेंट सैंपलिंग में तो जजमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, कोटा सैंपलिंग में क्लस्टर बना के उसमें से कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। कन्वीनियंस में अपनी सुविधा अनुसार आपको क्या रिसर्च करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप सैंपलिंग कलेक्ट करने का कौन सा तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वल चांस किसमें होते हैं, सैंपल रैंडम सैंपलिंग में। क्वेश्चन नंबर 9, हाउथॉर्न स्टडी आर रिलेटेड टू, हाउथॉर्न स्टडी किससे रिलेटेड है, एल्टन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड ये स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 10, a firm is maintaining a provision of bad debts at rupees 5% of debtors, provision for discount at 2.5%. If the end of the year debtor amounting to rupees 20,000, the provision for discount will be, तो provision for discount क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखिए डेटर है 20,000, इस 20,000 का 5% क्या बना दिया है, प्रोविजन बना दिया है। तो प्रोविजन बनाने के बाद 20,000 का 5% निकालोगे क्या आ जाएगा, 1,000। 20,000 में से 1,000 का प्रोविजन बना दिया, कितना बचा, 19,000। 19,000 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है, 2.5। तो क्या निकाल देंगे इसको, 2.5%। पॉइंट हटाया 0। ठीक है, 2 4 जा 25, 4 जा 100 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कट कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछते डेटर कितने बचे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की वैल्यू पूछी थी, अगर पूछते डेटर्स की वैल्यू क्या शो करेंगे या क्या आएगी, तो हमारे पास 19,000 बचा था, उसमें से 475 और लेस हो गया, तो कितना बचा आपका, 9 में से 4 लेस किया 5, 18, 525। ठीक है, यानी कि अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है और उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है, तो आपको डायरेक्टली डेटर के ऊपर वो कैलकुलेशन नहीं करनी है, पहले डेटर में से प्रोविजन को लेस करना है, लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट निकालना है। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इनमें से किसको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन, मीडियन और क्वार्टाइल, ये ओजाइव्स की हेल्प से, दोनों के दोनों किसकी हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं, ओजाइव्स। लेस देन या मोर देन ओजाइव्स यूज किया जाता है। और जो मोड है, मोड किसकी हेल्प से किया जाता है कैलकुलेट, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, लेस देन 12 मंथ, यानी कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं ये। तो इनमें से कौन सा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। कॉल मनी क्या होती है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आपको पता है। कॉल मनी क्या होती है, जो बैंक आपस में नीड के अकॉर्डिंग जो आप एक दूसरे की शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल मनी। बैंक्स एक दूसरे से जरूरत के अनुसार बोरो करते हैं, और जब भी उनको जरूरत होती है, दूसरा बैंक जिसने उसको दिया है, बोरो किया है जिससे, वो उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है व्हेन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 13, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि भाई आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितना एक्स्ट्रा चल रहे हैं, यानी कि अगर मैं फॉर्मूले में इसकी बात करूं तो आपकी जो एक्चुअल सेल्स है उसमें से, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स क्या है, ब्रेक इवन सेल्स वो पॉइंट है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही डिफाइन कर रही है, द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। और फॉर्मूले में एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स और आपकी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड इनमें से किसमें ऑपरेट नहीं होता, गिवन गुड्स में।
लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड मीन्स होता है देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। लेकिन गिवन गुड्स में ऐसा नहीं होता। गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। इस सिचुएशन में पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। कई लोग कंफ्यूज होते हैं सुपीरियर गुड्स में। सुपीरियर गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाले गुड्स, यानी कि जो शो ऑफ के लिए, जिनको जो कंज्यूमर अपने सोशल स्टेटस से रिलेट करता है जिन चीजों को, उनके लिए उसके लिए प्राइस बोदर नहीं करता, तो वहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। लेकिन सुपीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि आप वेबलन गुड्स की बात कर रहे हो। सुपीरियर तो अच्छी क्वालिटी का गुड्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि गिवन और सुपीरियर दोनों आंसर होगा, क्योंकि वेबलन गुड्स भी फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स भी नहीं करते, बट सुपीरियर गुड्स डज नॉट मीन वेबलन गुड्स और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय। मार्केट मायोपिया का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? थियोडोर लेविट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Naveen, Suresh and Tarun are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Suresh retired from the firm. His share was acquired by Naveen and Tarun in 2:1. कौन रिटायर हुआ है? रिटायर हुआ है सुरेश, यानी कि सेंटर वाला। नवीन, सुरेश एंड तरुण थे, तो सेंटर वाला रिटायर हो गया है, सुरेश रिटायर हो गया। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो? तो उसका शेयर इन्होंने इस रेशियो में लिया है। अब बचे नवीन और तरुण। सी, नवीन का पुराना रेशियो क्या था? नवीन का पुराना रेशियो था 5/10 और इसका कितना था? 2/10। जो रिटायर हुआ है सुरेश, उसका रेशियो क्या है? 3/10। 3/10 का 2:1, यानी कि 2/3 किसने ले लिया? 2/3 ले लिया नवीन ने, प्लस 3/10 का 1/3 किसने ले लिया? तरुण ने। 3 से 3 कैंसिल और डिनोमिनेटर सेम है, इजीली ऐड हो जाएगा। 7/10 एंड 3/10, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आ गया? हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7:3। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट? रेयर इवेंट के बिहेवियर को शो करने के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं लेक्चर बना के आपको दे दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफी बार स्टेट्स के। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बाकी सारे हैं। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को हेल्प कर सकता है आरबीआई, लेकिन वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव? फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव के अकॉर्डिंग कौन सी मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सिंक्रो मार्केटिंग की। सिंक्रो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? अगर डिमांड क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट डिमांड के नाम से भी कई बार आ जाता है इनकंसिस्टेंट डिमांड और इरेगुलर डिमांड। अगर ये लिखा होता है कि इस सिचुएशन में भी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होती है, तो वो भी होती है सिंक्रो मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन है उसका रीजन, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है? ग्रीन मार्केटिंग में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने और उसको एडवर्टाइजमेंट करने में हमें इस तरह की चीजें करनी होती है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। होलो मार्केटिंग क्या होता है? 3D इफेक्ट से या एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका जिससे कि एक अट्रैक्टिव तरीके से अपने जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के सामने शो किया जाए। नैरो मार्केटिंग क्या होता है? लेस डिमांड एंड सप्लाई। लेस डिमांड है, लेस सप्लाई है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो क्या होगी? आपकी नैरो मार्केटिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर लॉन्ग टर्म एसेट, अगर आपकी कैपिटलाइजेशन रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर आपकी कैपिटल लॉन्ग टर्म रियल वैल्यू से लेस है तो उसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी क्या होती है? जस्ट लाइक डिमांड बिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन एंड पब्लिश इन ईयर। जो बुक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने लिखी थी? F.W. टेलर ने 1911 में। F.W. टेलर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूपोर्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विथ। इनमें से ड्यूपोर्ट एनालिसिस किससे रिलेटेड नहीं है? ड्यूपोर्ट एनालिसिस के देखिए जगह जगह पे मुझे दो आंसर मिले हैं। कहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए पहले दो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट प्रॉफिट मार्जिन सेम है, लेकिन इसमें कभी कहीं पे डिविडेंड यील्ड रेशियो और कहीं पे एसेट टर्नओवर रेशियो आंसर दिया हुआ है। तो मुझे एनालिसिस करके आंसर इसका डी लगा है। आप कमेंट करके वीडियो पे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत जगह पे सी दिया हुआ है और बहुत जगह पे इसका आंसर डी दिया हुआ है। लेकिन अगर इसके एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो लगता है कि भी एसेट टर्नओवर ही यहाँ पे सेट होगा सही। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके एक ही कंटेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में किया हुआ है एक, और वीडियो ग्रुप पे शेयर की हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मैच द आइटम लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हायरार्की ऑफ नीड किसने दिया है? हायरार्की ऑफ नीड दिया है इब्राहिम मैस्लो ने। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई दी है डगलस मैकग्रेगर ने। टू फैक्टर थ्योरी, इसको हाइजीन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ये किसने दी है? हेल्सबर्ग ने। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है विक्टर वरूम ने दी है, और थ्योरी ऑफ नीड दी है आपको मैक्लेलैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए। फर्स्ट के साथ फोर्थ, फर्स्ट के साथ थर्ड, यहाँ पे तो एक ही है फर्स्ट के साथ थर्ड, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन सा रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्वेश्चन नंबर 27। द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन। देखिए जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश, यानी कि हाथ में जो बर्ड है वो झाड़ियों में दो बर्ड से कंपैरिजन में बेटर है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि आपके हाथ में जो मनी है वो फ्यूचर में मिलने वाली मनी से ज्यादा वोट रखती है, अनलेस एंड अनटिल यू विल गेट द रिटर्न फॉर योर रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क से रिलेटेड है, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में रिस्क है, तो उस चीज को सोचते हुए आपको इसका आंसर चूज करना है। तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन? ये इंडिविजुअल सीरीज होती है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, टोटल आ रहा है 80, और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्लेरिकल एरर इंक्लूड। क्लेरिकल एरर इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए 4 तरह के एरर हैं मेनली। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर ऑफ प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी क्या है, क्लेरिकल एरर है, क्योंकि ये गलती से हुई मिस्टेक्स हैं। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कह रहे हैं, इसका मतलब आपको अकाउंटिंग के कन्वेंशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल अच्छे से पता नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट है ये। दीज आर नॉट द क्लेरिकल एरर। तो ओमिशन और कमीशन क्या होगा, क्लेरिकल एरर। क्लियर दोस्तों? सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अगर हम नॉर्मली नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी रहता है, इसलिए रियल प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 39. From the following, which managerial role is not a part of managerial role given by Henry Mintersburg? हेनरी मिंटरबर्ग ने 10 रोल दिए हैं, तो उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है? स्पोक पर्सन, फिगर हेड, नेगोशिएटर, तीनों है। प्लानर इज नॉट द रोल सजेस्टेड बाय मिंटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। इसमें से कौन सी रेशो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है? एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये रेशो एनालिसिस का एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं है। बाकी सब क्या है, लिमिटेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किससे रिलेटेड है? मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल। कई बार क्या होता है कि जो अर्निंग पर शेयर है, अगर कंपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, ज्यादा रखना चाहती है, तो वो डेप्ट कैपिटल ज्यादा यूज करती है। वाई? क्योंकि डेप्ट कैपिटल पे जो रेट ऑफ पेमेंट होती है यानी कि रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन शेयर पे बचा हुआ जितना पोर्शन है वो डिवाइड होता है एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए अगर ईपीएस बढ़ाना चाहती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, ज्यादा डेप्ट बोरो कर लेती है। तो अगर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करें तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो सिचुएशन है जहां पे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेप्ट रखी जाती है। क्लियर? तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें डेप्ट मोर है और शेयर कैपिटल लेस है, तो वो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। इनमें से कौन सा मेजर प्रमोशन टूल नहीं है? ट्रेड शोज एंड कन्वेंशंस आर नॉट द कंज्यूमर प्रमोशन टूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। Who developed a model for predicting bankruptcy by using financial ratio? इनमें से किसने फाइनेंशियल रेशियो का यूज करके बैंक्रप्सी मॉडल को बताया था, विकसित किया था? वो थे एडवर्ड अल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को डिफाइन करती है? तो वो है आपकी डी स्टेटमेंट। समझ लेते हैं क्यों करेक्ट है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। वेयर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एंकर टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। और अगर हम रेवेन्यू की करें तो रेवेन्यू से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, रेवेन्यू से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और कैपिटल से एफिशिएंसी बढ़ती है या फिर कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बढ़ती है। ठीक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इन एन अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 10 and 15 respectively, what will be the value of mode? अगर आपको मीन और मीडियन दिया है, मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो निकाल दीजिए 3 मीडियन। मीडियन क्या है आपका 15, 15 3 जा 45, 2 मीन 10 + 2 20, यानी कि क्या आ गया 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर? ये लिखी थी आपकी पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, पीरियोडिक कॉस्ट मीन्स। पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि सपोज आप रेंट की बात कर रहे हो तो रेंट क्या है? मंथली या एनुअली आप पे करते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी है। तो यहाँ पे क्या है? हम पीरियड की बात करते हैं। तो सभी फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड के बेस पे करते हैं। मोस्टली को एक ड्यूरेशन होता है जिसके लिए पेमेंट की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से पीरियोडिक कॉस्ट की, तो वो क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। पीछे भी हमने डिस्कस किया ही था। हायरार्की ऑफ नीड किसने दिया था? A.H. मास्लो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, a group of firm in an industry following the same and similar strategy। वो ग्रुप जो सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिग्निफाइज। इनमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या सिग्निफाई करती है? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसको सिग्निफाई करते हुए? आउटपुट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, एक से दूसरे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अगर ऑप्शन चुनोगे तो यही ऑप्शन इसमें बेस्ट सूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज propounded बाय। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने propound की थी? ये भी मैचिंग में आ चुका है, विक्टर वेरून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, परचेज मशीनरी फॉर ₹1 lakh and issued a check in this situation, which account is debited। देखिए मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट क्या होगा? मशीनरी। यानी कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर विच सेक्शन मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। किस सेक्शन में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया? एक क्राइटेरिया होता है, एक तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, एक अलग से कैलकुलेशन होती है। क्योंकि जैसे सेस देते हैं हम, सरचार्ज देते हैं इनकम टैक्स पे, इसी तरह से कंपनी के भी अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। उनमें से एक है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 115G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इज। 2 या 3 क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में बजट से आ रखे हैं। टीजीटी में तो एक ही है शायद, उसमें पीजीटी में 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं बजट से ही। तो आपको कह रहा है बजट सबसे पहले कौन सा बजट प्रिपेयर किया जाता है? बजट फॉर की फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। इनमें से सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट देती है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता चलता है, प्राइस पता चलता है, लिस्ट प्राइस, कैश फोरकास्ट। कैश फोरकास्ट नहीं पता चलेगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट स्टिमुली। इनमें से कह रहे फिलिप कोटलर द्वारा दिए गए उपभोक्ता व्यवहार के मंडल में क्या विपणन उत्तेजनाओं का गठन करता है? तो इनमें से क्या है आपका आंसर हो जाएगा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं आप वीडियो पे कमेंट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 49, द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी एंड एक्चुअली पे इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। बहुत बार हम डिफरेंस कर चुके हैं। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पे, the difference is called consumer surplus. Question number 50, what to do instructed and observing of making sure that they fulfill it to the best of their ability is called direction. Option number D is the right answer. ठीक है, ये थे दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक वीडियो पे मुझे जरूर दीजिए ताकि मैं आगे प्लान कर सकूं। अगर फीडबैक अच्छा आता है तो आई विल कंटिन्यू दिस।
अदरवाइज मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर किसी के लिए हमारी एफर्ट्स यूजफुल नहीं रहते हैं। तो आपका लाइक, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आए, आपके लिए हार्ड वर्क करें। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।